तो प्रॉपर्टी के दाम 5-6 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे शेयर्स अपने करियर में देखे हैं जो 100-100 गुने भी हुए हैं। कि प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ की ले रखी है, तो वो उसका कोई पोर्शन आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक्स आपने अगर ले रखे हैं, तो आप उसका एक पोर्शन, सर्टेन पोर्शन डाइल्यूट कर सकते हो। देखिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, अगर आप इन्फ्लेशन के साथ चलना चाहते हैं तो यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी। अगर आप इन्फ्लेशन के बियॉन्ड चलना चाहते हैं तो यू हैव टू परचेज स्टॉक्स। इक्विटी में अगर पिछले 20 सालों का डेटा मैं निकालूं तो 15.5% का रिटर्न आया है, और प्रॉपर्टी में वही रिटर्न 8-1% के आसपास है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो अब इट इज़ नॉट गारंटेड कि भाई वो रेंट पे उठेगी और उसका एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा चंक आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में लगने वाला है। यू हैव एन ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई द थिंग्स इन इक्विटी, बट यू डोंट हैव द ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई इन प्रॉपर्टीज। सर, कॉस्ट के कंपैरिजन में तो हमें स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहे हैं जी, और तो लिक्विडिटी में क्या कंपैरिजन रहेगा? देखिए, लिक्विडिटी में भी आपको स्टॉक्स ही ज़्यादा बेटर लगेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी में अगर आप देखेंगे कि एक घर अगर आपको सेल करना है तो इट विल टेक सम टाइम, बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में पड़ी है या स्टॉक सेल करना है तो यू कैन क्विकली सेल दी स्टॉक और वो पैसा आपके पास आ जाएगा। 2 से 3 दिन में मैक्सिमम पैसा आपके पास आ जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड में हो, और अगले दिन अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, ठीक है। एक बेनिफिट और मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ की ले रखी है, तो वो उसका कोई पोर्शन आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक्स आपने अगर ले रखे हैं तो आप उसका एक पोर्शन, सर्टेन पोर्शन डाइल्यूट कर सकते हो। सी द थिंग इज कि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आती है लाइफ में कि हमें पूरा पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा ही पैसा चाहिए, है ना। अब थोड़ा पैसा अगर हम प्रॉपर्टी डाइल्यूट करने जाएंगे तो वो पूरी ही डाइल्यूट होगी और उसमें लिक्विडिटी भी नहीं होगी। इफ़ यू प्लान टू सेल अ प्रॉपर्टी इट विल टेक 2 और 3 मंथ्स एटलीस्ट, अगर बायर आपके पास में तुरंत मौजूद है तो, बिकॉज वो 3 महीने का साइकिल होता है पेमेंट करने का। लेकिन अगर आपको आज ज़रूरत है तो वो आज आपकी नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इक्विटी इज़ द मोस्ट लिक्विड काउंटर, जहाँ पे आप जाओ और आज ही उसे सेल कर दो और यू कैन टेक मनी इन नेक्स्ट डे, ठीक है। और आप छोटा अमाउंट भी कर सकते हो। आपके पास में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप चाहो तो 10,000 का भी बेच सकते हो, 20,000 का भी बेच सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो बेच सकते हो। तो लिक्विडिटी के मामले में तो सीधी सी बात है कि मैं पॉइंट दूंगा स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड्स को, कि जहाँ पे आपको ग्लिच नहीं होगा, हर्डल्स नहीं आएंगे। ओके सर, लिक्विडिटी में भी हमारी स्टॉक मार्केट विनर है, और तो हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा क्या बेटर है और मार्केट की कंडीशन इसे कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, लॉन्ग टर्म में मार्केट की कंडीशन कोई इम्पैक्ट नहीं करती खास। आपको बस सोच समझ के पैसा लगाना होता है कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो स्टॉक हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे रेट्स अप्रिशिएट होने वाले हैं या हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी अच्छा रिटर्न देगी। उसी तरीके से अगर आपने स्टॉक्स भी वाइजली चुने हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से आपने स्टॉक्स सिलेक्शन किया है तो स्टॉक्स भी उसी तरीके से ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मानना है, बिकॉज आई एम एन इक्विटी लवर, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों में जो मैंने मार्केट देखी है तो प्रॉपर्टी के दाम 5-6 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे शेयर्स अपने करियर में देखे हैं जो 100-100 गुने भी हुए हैं। लॉन्ग टर्म में बस यही दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देगी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो टैक्सेस सेम, आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं है। 23 जुलाई में जो बजट आया है उसके बाद से कोई डिफरेंस नहीं बचा है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग फॉर टैक्सेशन पर्पस। ओके सर, पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में? ये पर्सनल फाइनेंशियल गोल में पहली चीज़ तो ये है कि जब लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो उनके फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते हैं, बेसिकली उनके इमोशंस कनेक्ट होते हैं उससे, ठीक है। कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम 2 बच्चों के लिए हम ये घर खरीद लेते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो उनको ये प्रॉपर्टी काम आएगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर फाइनेंशियल गोल आपको बनाने हैं तो फाइनेंशियल गोल का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर तभी होगा जब आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जाओगे और
इसके अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन करोगे, मैं केवल स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, मैं म्यूचुअल फंड की भी बात करूंगा, मैं डेट की भी बात करूंगा। आपका एक पूरा बकेट बना होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके जो है उसमें आप केवल प्रॉपर्टी को रख सकते हो, इसके अलावा और किसी गोल में आप प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते, बिकॉज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी फिट इन एनी अदर गोल। आपके लॉन्ग टर्म गोल में आप रखो, उसके बाद में मिड टर्म गोल भी होते हैं। मिड टर्म गोल में आप प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते, क्योंकि 5-7 साल 10 साल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते भी हो तो उसमें बहुत खासा एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब आती है शॉर्ट टर्म गोल्स की बात। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में ना आप इक्विटी में जाओ ना प्रॉपर्टी में जाओ, और डेट में जाना चाहिए कि आपको जहाँ डेट में ज़्यादा रिटर्न जनरेट होके मिल रहा है, क्योंकि आपको एक फिक्स इनकम का रिक्वायरमेंट है और आपको ऐसा लगता है कि अगर जो मेरा आइडल पैसा है वो थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा पैसा बना दे और मुझे उस पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो डेट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल गोल्स में केवल लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी को फिट पाओगे, लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो आप मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों में इक्विटी को फिट पाओगे। सर करंट मार्केट कंडीशन कैसे कंपेयर करती है रियल एस्टेट की और स्टॉक मार्केट? इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा 2008 का। 2008 में सब प्राइम लेंडिंग इशू हुआ था यूएस में, तो उस समय भी इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बहुत बढ़ रहे थे, और आज की डेट में भी प्रॉपर्टीज़ के प्राइस टॉप पे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि उसी समय सेंसेक्स और निफ्टी भी टॉप पे चल रहे थे। उससे पहले कभी भी वो लेवल्स टच नहीं हुए थे। 2008 से पहले जो लेवल्स पे चल रहे थे निफ्टी और सेंसेक्स, आज की डेट में भी वही सेम कंडीशन निफ्टी सेंसेक्स में भी है। तो मार्केट कंडीशन इज ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, और मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट आगे भी अच्छा रहने वाला है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो प्रॉपर्टी मार्केट हो, क्योंकि उस समय 2008 में ना ही लोगों की परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी जितनी आज है, ना ही इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग थी इंडिया की जितनी आज है। और एक छोटा सा कंपैरिजन मैं बताना चाहूँगा कि जब 2008 में मार्केट गिरी थी, जब ये इशू आया था, तो उस समय पी रेशियो होता है निफ्टी का, वो 26 पे चल रहा था जब 2008 में ये गिरावट आई थी। आज की डेट में वो 23 पे है, ठीक है। तो उससे भी कम है, जबकि इकोनॉमी इतनी ग्रो कर चुकी है कि कम से कम 3-4 गुना से ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये पी आज 23 की चल रही है और 36 भी हो जाती है या 40 भी हो जाती है, तो भी मैं ये मानूंगा कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। और ये जो मैं आपको 36 का आंकड़ा दे रहा हूँ, ये इतनी आसानी से नहीं है। अगर निफ्टी यहाँ से और 50% अप्रिशिएट कर जाती है, तब भी शायद ये 36 का आंकड़ा ना छुए। तो अभी कंडीशंस दोनों की अच्छी हैं, मार्केट में पैसा है, लिक्विडिटी है, और लोग इन्वेस्ट करने के लिए भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास में स्पेयर मनी है। बिकॉज जब से कोविड हुआ ना, तो कोविड के बाद से लोगों ने ये तो तय कर लिया कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और अच्छे से ज़िंदगी को जीना है, हमें ज़्यादा पैसा नहीं बचाना है। पहले के लोग क्या करते थे कि 2-3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों की बात करते थे, लेकिन आज के लोग जो है वो अगले 20-25 साल के बारे में ही सोचते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहते हैं। तो ये चेंज आया, इस वजह से दोनों जगह पे ये अप मूव आया। ओवरऑल दोनों की कंडीशन अभी सेम है। एग्जैक्टली। सर इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट में और घर खरीदने में? दोनों जगह पे सिमिलर इम्पैक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट रेट घटेगा तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा और प्रॉपर्टी में जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर आप लोन लेके कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है आपने, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इधर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्टॉक मार्केट को कैसे बेनिफिट होगा? सिंपल सी बात है, अगर एफडी में 6-7% का रिटर्न आ रहा है और इंटरेस्ट रेट कम होने से वो 5-5.5% का रह जाता है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होगा बैंक में पैसा जमा करने से, इसलिए वो इक्विटी की तरफ भागेंगे। तो वहाँ पे लिक्विडिटी आने की पूरी संभावना है, इसलिए मार्केट बढ़ेगा। सर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है दोनों पे? देखिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, अगर आप इन्फ्लेशन के साथ चलना चाहते हैं तो यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी। अगर आप इन्फ्लेशन के बियॉन्ड चलना चाहते हैं तो यू हैव टू परचेज स्टॉक्स, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन को कोई चीज़ बीट कर सकती है तो वो केवल इक्विटी है। डिसीजन आपका है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके आप एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो आपको स्टॉक्स में आना है। और अगर आप इन्फ्लेशन को ही बीट करना चाहते हो, सेटिस्फाई रहना चाहते हो, तो आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो। एक लास्ट में मैं एक इम्पैक्ट और बताऊंगा जो मैंने ओवरऑल सिनेरियोज देखे हैं
इंडिया में, खासकर दिल्ली में, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के पास में, दिल्ली में भी। द थिंग इज़ कि जो उन्होंने सोचा था, जैसे कि कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि 80-90 साल के, 85 साल के भी हैं, तो वो ये सोचते थे कि ये प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं तो मेरे बच्चे इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनके बच्चे का कुछ और ही विज़न था, वो बाहर चले गए। अब वो प्रॉपर्टीज़ किसी काम की नहीं है। हालांकि वो पैसा बना के दिया उस प्रॉपर्टी ने, लेकिन वो यूसेज में नहीं आया। जो बच्चे बाहर चले गए, ठीक है, तो उनके साथ में क्या है कि उनका विज़न चेंज हो गया और वो अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने लगे। अब वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए कभी नहीं आएंगे। और इक्विटी में क्या है, एक फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो कहीं भी है, तो दे कैन डाइल्यूट द इक्विटी एंड यूज़ अप्रोप्रिएटली। अगर मान लीजिए कि उन्हें एक कंपनी बिल्डअप करनी है, कंपनी बनानी है, तो वो पैसा उन्हें चाहिए, तो ये पैसा उनके लिए फ्री है। तो चूज़ वाइजली कि आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है, आपका दिल जहाँ करता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स जहाँ बोलते हैं, आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बट एज पर द डेटा, एज पर द नंबर्स, मैं ये कहूँगा कि स्टॉक्स और इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सर, इट वाज नाइस डिस्कशन। थैंक यू। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह की वीडियो हर वेडनेसडे एंड सैटरडे को अपलोड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अंटिल देन, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू।